हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजप्रीतम जैन आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एनसीईआरटी बेस्ड जियोग्राफी को आपको पढ़ाऊंगा और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो या आपकी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपको पता है एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड में पूरा कक्षा 11 और 12 का पूरा ज्योग्राफी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और साथ ही साथ जो 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी एक क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का जो मेरा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा हम इसके ब्रीफ हिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शब्द है, इसको सबसे पहले किसने जो है बेतरतीब ढंग से बनाया था, उस जियोग्राफर्स का नाम था इराटोस्थेनेस। क्या नाम था? इराटोस्थेनेस। इराटोस्थेनेस ने सबसे पहले जो है ग्लोब पर बेतरतीब ढंग से 7 लैटिट्यूड और 7 लॉन्गिट्यूड रेखाओं को खींचा था। ठीक है, इसको जो है हिपार्कस महोदय ने हिपार्कस ने इसको सबसे पहले नियमित अंतराल पर खींचा था। देखिए, कई लोगों का मेहनत है इसमें, नियमित अंतराल पर इसको खींचा था। थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो वर्ड है, इसको सबसे पहले दिया कौन था? हाँ, एक चीज और पूछ लिया जाता है, इस वर्ड को दिया किसने था? तो टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमी महोदय ने इसको जो है सबसे पहले इस शब्द को दिया था। तो देखिए, यहाँ पे कई चीजें आपको निकल कर आती हैं कि जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? टॉलमी दिया था, जो कि एक रोमन जियोग्राफर्स थे। और बाकी इराटोस्थेनेस और हिपार्कस जो थे ये जियोग्राफर्स थे, यूनानी जियोग्राफर्स थे। इराटोस्थेनेस को फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है, इनको फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोला जाता है, जियोग्राफी के पिता के नाम से जाने जाते हैं। जियोग्राफी इन्होंने बताया था कि जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। जियोग्राफी सबसे पहला था जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस जो कि एनसीईआरटी बुक में कक्षा 11 की बुक में आपको मिल जाएगा। जियो का मतलब था अर्थ था, और ग्राफोस का मतलब था डिस्क्रिप्शन। क्या था? डिस्क्रिप्शन। यानी सिंपल इसका डिफिनेशन ये था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। तो यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हैं। सबसे पहले इसको बेतरतीब ढंग से खींचा कौन था? इराटोस्थेनेस ने खींचा था। इन्हीं को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 7 लैटिट्यूड और 7 लॉन्गिट्यूड रेखाओं को खींचा था। इसके बाद नियमित अंतराल पर सबसे पहले कौन खींचा था? हिपार्कस ने खींचा था। फिर इस शब्द को सबसे पहले दिया कौन था? तो टॉलमी के द्वारा दिया गया था, और टॉलमी को फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है, अब देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं और सारी चीजें एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं यहाँ पे इस चैनल पर कोई बकवास आपको नहीं मिलेगा। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप जियोग्राफी की स्टूडेंट हैं या आप किसी भी एग्जाम की जियोग्राफी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज को हों, चाहे स्टेट पीसीएस के हों, जितने भी एग्जाम होते हैं, सबके लिए मैं एक कंबाइंड बैच जियोग्राफी के लिए यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है, अक्षांश देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, लेटी हुई रेखा जो आपको दिख रही है यहाँ पे, देखिए जो लेटी हुई रेखा दिख रही है, जो रेड वाली रेखा आपको जो यहाँ पे लैटिट्यूड लिखा है,
तो लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड यानी आप अक्षांश बोल सकते हैं, और जो ये लंबी रेखाएं हैं, लॉन्ग रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले आपको इसको पहचानना है कि इसमें कौन सा लॉन्गिट्यूड है और कौन सा लेटिट्यूड है। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। उत्तर देखिए, ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, आप लोग ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला साउथ पोल हो जाएगा। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा आपको दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब करेंगे। लॉन्गिट्यूड से काफी ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखे जाते हैं, और भी सारी मैं बहुत सारी टिप्स आपको बताऊंगा ताकि आपको नोट्स भी बनाने में आपका काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर दोस्तों मेरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स भी बनाते रहेंगे, आप हर एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल को हो, चाहे आप जो है स्कूलिंग के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ताकि आप इसको लिख भी सकें। ठीक है, मेरा प्रयास सही रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, अब देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस अर्थ पर कोई रियल में कोई लाइन नहीं खींचा गया। सबसे पहले आपको ये दिमाग में याद रखना है, जो भी यहाँ पे लाइनें आप लैंगिट्यूड या लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ये आपके काल्पनिक रूप से खींचे गए हैं इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ऐसा आप समझ सकते हैं, इसी को अध्ययन करने के लिए, इसको कटिबंध में या जो भी जोन में बांट के अध्ययन करने के लिए इस वर्ड यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज किया गया है। ठीक है, रियल में याद रखिएगा, रियल में कोई भी काल्पनिक रेखाएं नहीं कोई भी रेखाएं नहीं खींची गई। जो भी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो अब ब्लैक वाली लाइन दिख रहे हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, याद रखिएगा मेरी बात को, याद हो जाना चाहिए जो भी चीज मैं बता रहा हूं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, रियल देखिए इमेजिनरी लाइन होगा ये, नॉट रियल लाइन। याद रखिएगा, दिमाग में इमेजिनरी लाइन याद रखना है, नॉट रियल लाइन। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। याद हो गई इतनी चीजें। अब देखिए, जो देशांतर रेखा है क्या होती है, नॉर्थ पोल से किसको जोड़ रही है, नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल। इसको आपको नोट कर लेना है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक जो रेखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। मेरी बात क्लियर है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, और जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसका काम क्या है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा अगर है तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा जियोग्राफी में। तो इसका यूज क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई भी चीज अगर है, बनाई जाती है, तो उसको कुछ ना कुछ उसका यूज होता है। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा यूज है इसका। किस लिए यूज है, अगर आज देशांतर रेखा नहीं होता तो हम समय का निर्धारण नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देशांतर रेखा का डिफिनेशन आपको सभी को क्लियर हो गया। वे काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। यहाँ तक सभी को याद हो गया होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी टोटल नंबर कितना होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका टोटल वैल्यू कितना होता है। वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, वैल्यू मतलब मान क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, जब इसको पृथ्वी को जब बीच से फाड़ेंगे, सपोज करिए आप, या तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, मैं कोई पेपर लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। ठीक है, देखिए पृथ्वी क्या है, गोल है। मेरे पास बॉल वगैरह तो है नहीं तो आपको बॉल भी दिखाता, हाँ बॉल है।
यहाँ पर देखिए ये बॉल है, देख रहे हैं क्या बॉल, देखिए पृथ्वी की हमारी जो आकृति है वो जियोडकार है, पृथ्व्याकार है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पृथ्वी का हमारा आकार अंडाकार है या जो है जो भी है, मतलब गोलाकार आकृति में नहीं हमारा, ठीक है, शेप गोलाकार में बोल सकते हैं, लेकिन जो उसको रियल में बताया जाता है, हमारी जो पृथ्वी है जियोड है, कैसा है, जियोइड है, ठीक है, उसको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अब जब इसको बीच से फाड़ेंगे, सपोज करिए इसको जब बीच से फाड़ेंगे तो ये दोनों भाग इधर उधर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब मान लीजिए यही हमारा गोल क्या है, पृथ्वी है, इसको जब बीच से फाड़ा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बीच से इसको फाड़ रहा हूँ, देखिए, तो इस प्रकार से कुछ हमारा क्या बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर बीच में क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 से लेकर इधर 180, देखिए 180 पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 180 वेस्ट देशांतर रेखा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इनकी अगर मैं टोटल नंबर पूछता हूँ तो कितना होगा, तो देखिए 180 प्लस 180 और 0, यहाँ पर भी 0 को भी 1 काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ क्या, लॉन्गिट्यूड, तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो इसका वैल्यू आपको याद रखना 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। लेकिन अब देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं 180 प्लस 180 और यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, 361 हो जा रहा है। 180 और यहाँ पे एक 0 भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जा रहा है, 361 देशांतर रेखा हो जा रहा है, जबकि गलत होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो 180 यहाँ पे पश्चिमी, देखिए पूर्वी वाला है और ये पश्चिमी वाला, जब आप देखेंगे यहाँ पे आके आधा ए मिलेगा, आधा लाइन ए मिलेगा, फिर जाके टोटल कंप्लीट होता है 180। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे 180 वेस्ट और 180 ईस्ट रेखा जो है एक ही रेखा होती है, इसलिए यहाँ पर 360 जो होता है क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी संख्या क्या होती है, ठीक है, 360 होती है। और एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी, दूसरा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, पहला पॉइंट तो हो गया, देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये सब आपस में इक्वल होती हैं। मैं रेड से लिख देता हूं, सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल का मतलब समान होती हैं। देखेंगे जो भी देशांतर रेखाएं यहाँ से यहाँ तक होती हैं, सभी जो होती हैं क्या होती हैं, समान रेखाएं होती हैं। सभी जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं की जो लेंथ देखा जाए, लंबाई जो होती है, यहाँ पे मैं लेंथ लिख दे रहा हूँ, जो इनकी लेंथ है, लेंथ यानी इनकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है सभी का। 360 का जो मैं बताऊं, 360 जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो इनकी आकृति होती है, यहाँ पे देखिए जो इनकी आकृति है, जो देशांतर रेखाओं की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पर देखिए ध्रुव है, यहाँ पे देखिए सपोज करिए ध्रुव है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए मैं बना दे, ये आपका नॉर्थ पोल है और नीचे यहाँ पे साउथ पोल है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं, तो बताइए कैसा निर्माण करेंगी, किस स्ट्रक्चर शेप में आएंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सेमी सर्कल का निर्माण करती हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का निर्माण करती हैं। तो इसमें भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोग इतना जान चुके। अच्छा, अब एक है इसका यूज क्या है, देशांतर रेखाओं की यूजेस क्या हैं। मेन प्रॉब्लम तो यही हमारा, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन यूजेस तो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका यूज केवल क्या होता है, रेखाओं के आधार पर, इन रेखाओं के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के स्थान, किसी भी देश के स्थान, देखिए हमारा भारत देश किस देशांतर में है, स्थान, ठीक है। वैसे अक्षांश से भी हम स्थान देखते हैं, लॉन्गिट्यूड, देखिए लॉन्गिट्यूड से हम लोग स्थान को देखते हैं, स्थान से हम लोग निर्धारण करते हैं, और दूसरा इससे हम लोग डेट का भी, मतलब डेट का भी निर्धारण करते हैं। यानी आप प्लेस एंड डेट, या दो चीजें याद रखिएगा, प्लेस यानी स्थान और दूसरा डेट, दो चीजों का निर्धारण के लिए
हम लोग लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग जरूर इस पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो का। देखिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, हर एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे देने वाला हूँ। कोई भी बकवास नहीं होगा इस चैनल पर, आपको बस प्योर जो भी चीज़ें हैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आपको मैं दिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड हम पढ़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? 3 पॉइंट मैंने लिखा, नोट भी मेरे साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते रहिएगा एक एक पॉइंट को। उससे क्या होता है, नोट भी बहुत शॉर्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि हायर लेवल तक मैं आपको जो है पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो 360 होगा। मैंने यहाँ पे अभी ओपन करके दिखाया। यहाँ पर 360 होगा, ना कि 361 होगा। रीजन उसका मैंने बता दिया। दूसरा है इक्वल, सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है, लंबाई यानी लेंथ जो होती है वो समान होती है। तीसरा पॉइंट बताया कि सभी देशांतर रेखाएं सेमी सर्कल का निर्माण करती है। मैंने बताया कि देखिए यहाँ एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जब सर्कल आप खींचेंगे ऐसे तो यहाँ पे सेमी सर्कल का निर्माण होगा, ना कि होल सर्कल का निर्माण होगा। होल सर्कल का मतलब पूर्ण वृत्त का निर्माण होगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड होता है इससे 2 चीजें हम लोग करते हैं। पहला होता है प्लेस, दूसरा होता है क्या? देखिए पहला प्लेस होता है, दूसरा टाइम डेट होता है। देखिए तिथि का निर्धारण करने के लिए हम लोग जो है देशांतर रेखाओं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आपने सुना होगा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिससे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं, लॉन्गिट्यूड से 2 चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है प्लेस और दूसरा क्या होता है? डेट। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है लॉन्गिट्यूड से किस चीज का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पे किसी भी देश का प्लेस हम लोग स्थान देख सकते हैं, दूसरा तिथि का निर्धारण भी कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है, ये भारत देश है। मैं इसका देशांतरी विस्तार लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये देखिए पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर ईस्ट होगा, यहाँ पर भी ईस्ट होगा। क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 68 डिग्री ईस्ट यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि जो वेस्ट लिख देंगे। देखिए पूर्वी देशांतर, हमारा जो देश कहाँ पे स्थित है, देखिए हमारा देश कुछ यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाई करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में। और साथ साथ देशांतर से देखा जाए तो ये पूर्वी देशांतर के पूर्वी दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने बताया प्यारे विद्यार्थियों जो लॉन्गिट्यूड होता है वो प्लेस, डेट एंड टाइम। देखिए टाइम का भी निर्धारण कर सकते हैं, इससे टाइम भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो भारत का विस्तार है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, यहाँ पे ईस्ट याद रखिएगा, 57 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है, ठीक है। अब देखेंगे मैंने यहाँ पे इस सारी चीज़ों को बता दिया। अब देखेंगे सब यहाँ पे स्थान समझ में आ गया। इसी प्रकार से सब देश का कुछ ना कुछ देशांतरी विस्तार होता है, सभी देशों का, ठीक है। जितने भी देश हैं, जितने भी आप कॉन्टिनेंट देखते हैं, कॉन्टिनेंट में जितने भी देश होते हैं सबका कुछ ना कुछ देशांतरी विस्तार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे डेट एंड टाइम की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, डेट या टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हायर लेवल पर। और साथ ही साथ जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह में वहाँ पर भी टाइम निकालने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगा, आप कुछ ही मतलब बहुत ही आसानी से आप डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समय का निर्धारण के लिए कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितना होती है ना, 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है कुछ ना कुछ। उसी प्रकार से 2 अक्षांशों की मतलब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब देखेंगे हम लॉन्गिट्यूड से समय का निर्धारण कैसे करते हैं। इसको जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको। मान लीजिए ग्लोब था, ग्लोब को मैंने ओपन कर दिया। तो ग्लोब ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए सूर्य जो होता है हमारा, सन हमारा जो है राइजिंग जो होता है ईस्ट की तरफ होता है। सूर्य जो है, सूर्य का जो उदय होता है ईस्ट की तरफ होता है। मान लीजिए सन है,
देखिए जो सूर्य होता है पृथ्वी के 300 जो 60 देशांतर रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं? जो सूर्य होता है, आप याद रखिएगा 360 देशांतर रेखाओं, या अब ऐसे समझ सकते हैं 24 घंटे में जो होती हैं, जो सूर्य होता है 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जाता है। ठीक है, मैं बस 24 घंटे में क्या होता है 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जा रहा कौन? सूर्य 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जा रहा है। अब देखेंगे अगर 24 घंटे में 360 पार कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? भाई मैथ भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए आपको, मैथ भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। देखिए जब यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीपल में होता है तो यहाँ पे 1 घंटा निकालेंगे तो एकाकी नियम से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 360/24 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 देशांतर के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 देशांतर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में कितना होता है? 15 देशांतर जो है क्रॉस करता है। सूर्य जो है मान लीजिए 1 घंटा जब यहाँ पे सफ़र करता है तो 15 देशांतर रेखाओं को क्रॉस कर जाता है। समझ में आ रहा? इसी प्रकार से देखेंगे 360 को पार करने में कितना लग जाएगा? 24 घंटा लग जाएगा। और पूरा दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। सिंपल। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना? 360 देशांतर रेखाओं को क्रॉस कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना कर रहा है? 15 देशांतर रेखाओं को कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है। अब यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा? 60 मिनट बराबर 1 घंटा का होता है, तो यहाँ पे 15 देशांतर हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर यानी एक देशांतर के मध्य में कितना टाइम लगेगा, एक देशांतर से यहाँ मान लीजिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पर एक देशांतर बराबर कर देना है। आपको एक देशांतर बराबर कितना कर देंगे? यहाँ पर आ जाएगा 15 चौका 4 मिनट आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए सूर्य यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर आने में कितना समय लगता है? टोटल मैं बता दूँ आपको 4 मिनट का लगता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं देखिए आपको यही दिख रहा है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी भी कम होती चली जाती हैं और लास्ट में 0 हो जाता है। और जबकि यहाँ पर विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा कितना होता है अभी मैं निकाल के बताऊंगा, उसको प्रूव करूंगा। 111.32 जो भी होता है उसको मैं निकाल के प्रूव करूंगा, आपको वहाँ पर बताऊँगा कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, वहाँ पर जो आपका होता है 111.32 किलोमीटर कैसे निकाला जाता है मैं उसको निकालना भी सिखाऊंगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड से समय का निर्धारण ऐसे किया जाएगा। देखिए समय का निर्धारण के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, यहाँ पे इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसी को हम की बनाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इसी को की बनाएंगे। एक देशांतर बराबर 4 मिनट का होता है। ठीक है, जब 2 देशांतरों के बीच की टाइम पूछा जाता है तो वहाँ पे देशांतर का हमको क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे या जोड़ देंगे, जो भी स्थिति बनेगी उसके बाद उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके हम जो है घंटे या टाइम मिनट में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे, क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं लॉन्गिट्यूड से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। मेरा पहला क्वेश्चन है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इस पर कम से कम अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें रखूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बस नॉर्मली मैं यहाँ पे निकालना आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है लॉन्गिट्यूड से समय। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 2 देशांतर रेखाएं दिए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछने का तरीका जो होता है उसमें 2 देशांतर रेखाएँ दी जाएंगी। एक देशांतर रेखा का समय, देशांतर रेखा के देश का समय दे दिया जाता है। यहाँ पर कोई देश होगा, वहाँ पर जो है 12 PM बजा दिया जाएगा और वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर उस समय क्या हो रहा होगा। जबकि आपको पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही, इसी को हम लोग GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो GMT का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी को हम लोग बोलते हैं IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। इसी से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक आने में, देखिए मैं कलर का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में यानी कितना 30 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्रॉस करना पड़ा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर
50 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है। अब देखिए जो समय दिया गया है, समय वेस्ट का दिया गया है, वो ईस्ट का पूछ लिया गया है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद क्या रखना है, जब समय ईस्ट का दिया हो, वेस्ट का दिया हो और ईस्ट का पूछा जाए तो वहाँ पर हम एडिशन का साइन यूज करेंगे, जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंस देखेंगे कितना हम जो है टोटल देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे 30 और 50 80 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। कितना 80 है, 80 देशांतर रेखाएं हैं। अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। समय निकालने के लिए सिंपल मैंने बताया था, 4 को की मान लीजिएगा, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। अब देखिए 8 चौक 32, 320 मिनट आ जाएगा। अब इस मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखिए हमारा याद करिए, आपको 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 2 घंटा 60 मिनट 60 मिनट, जनरली ऐसे आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ आपको। देखिए कितना हो गया, 300 हो गया। देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे 300 हो गया, 300 मिनट। अभी बच कितना रहा, 20 मिनट बच रहा है। तो यहाँ पे 5 बार है तो यानी 5 घंटा और कितना 20 मिनट हमारा यहाँ पे समय निकल के आ गया। अब जो समय दिया गया है यहाँ पे 12 PM है। अब इसी में 12 PM में हम लोग क्या करेंगे, 5.5 घंटा जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ का जो समय आएगा वहाँ का पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर 5 घंटा 5:20 हो रहा होगा, 5:20 हो रहा होगा। वो भी कौन सा समय, PM हो रहा होगा, कौन सा, प्राइम मेरिडियन का टाइम हो रहा होगा। तो सिंपल देखिए क्या होता है, 2 लॉजिक यहाँ पर होते हैं। एक लॉजिक है, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाया जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज किया जाएगा। समय को हम लोग जो भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन जो भी करेंगे उसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा चीज़ क्या होता है, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाया जाता है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, निगेटिव माइनस कर दिया जाता है, समय को घटा दिया जाता है। दोनों देशांतर रेखाओं को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से मिनट में होगा। मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना है तो हम लोग क्या कर देंगे, घंटे उसी टाइम को जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 12 था तो इसमें 5 जोड़ दिया तो 12:20 हो गया। अगर यही प्रश्न यहाँ पे 12 दिया गया होता और यहाँ पर क्या होता, यहाँ का समय पूछ लिया गया होता, समय यहाँ का दिया जाता और यहाँ का समय पूछ लिया जाता, तो आप क्या करते, सेम वही प्रोसीजर यही सब करते। अब वैसे ही 5 घंटा 20 मिनट क्या करते, इसमें से लेस कर देते, जोड़ते नहीं, यहाँ पर देखिए लेस कर देते तो आपका आंसर AM में चला जाता। ठीक है, तो मेरी बातों को आप कुछ क्लियर समझ गए। तो इससे मैं क्या करूँगा, इस पर बेस्ड मैं समय का निर्धारण से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं अभी मेरा चल रहा है, तो अभी देशांतर रेखाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मैंने आपको समय का निर्धारण करना सिखाया, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। विद्यार्थियों में देखूंगा जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था टोटल कितने होते हैं, टोटल 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैं पूरे क्या किया, कॉन्टिनेंट को बना दिया हूँ। अब यहाँ पर बीच से, यानी जो वर्ड दिख रहा है आपको, इसके बीच से हमारा जो है IST 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है। तो देखिए किन किन देशों से, किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरता है, तो यहाँ सब भी प्रश्न बनते रहते हैं। और सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसी बीच में जगह जहाँ खाली है वहीं पर लिख दूंगा। सबसे पहले देखेंगे किन किन कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं, किन किन कॉन्टिनेंट, किन किन महाद्वीप से गुजरते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारा देशांतर रेखा है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं IST बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। ठीक है, या इसी को हम लोग GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं। इसी को इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, प्रधान रेखा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके नामकरण रखे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो यहाँ आपको 2 महाद्वीप नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला महाद्वीप है, उसका नाम है यूरोप महाद्वीप, पहला यूरोप महाद्वीप है, और दूसरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका
महाद्वीप। तो 2 देशों से होकर गुजरती है। तो जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो 2 महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक कहाँ से, यूरोप महाद्वीप, ये देखिए जो एरिया आपको दिख रहा है यूरोप महाद्वीप का है, ठीक है, इधर रसिया है, और यहाँ पर देखिए आपको अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। अब टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, तो पता चला देश का अगर मैंने जब पता किया तो यहाँ पर सबसे पहले यूके के बाद फिर आया फ्रांस के बाद स्पेन के बाद देखिए यहाँ पर अल्जीरिया में आएगा, यहाँ पे मोरक्को में नहीं जाएगा, यहाँ पे देखिए मोरक्को होता है, अल्जीरिया नामी मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, ये सब देश हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद माली है, माली के बाद नीचे आएंगे बुर्किना फासो है, उसके बाद टोगो और घाना, ये दोनों सटे हुए देश हैं, ठीक है, मैप में देखेंगे आपको क्लियर दिख जाएगा। तो टोटल 8 देशों से होकर गुजरते हैं। टोटल 8 देश, कौन कौन से टोटल 8 देश हैं? सबसे पहला है टोटल 8 देशों में सबसे पहला यूके। अच्छा, यहाँ पर यूके, दूसरा अभी मैं बता रहा हूँ एक चीज़ और, दूसरा फ्रांस है, तीसरा स्पेन है, ठीक है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद यहाँ पे माली है, माली के बाद बुर्किना फासो है, उसके बाद घाना है, लास्ट में आपका टोगो। तो ये टोटल 8 कंट्री हैं जहाँ से ये होकर 8 देशों से होकर गुजरती हैं। ये देखिए जो यूके, फ्रांस और स्पेन है ये यूके का भाग है। यूके से केवल 3, यूके जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर 3 देशों से होकर ही गुजरता है, और बाकी जो 5 बचते हैं, टोटल 8 ही हैं, तो बाकी जो 5 बचते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के कंट्री हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये जो टोटल आप 5 देख रहे हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, ये जो 5 आप देख रहे हैं ये कहाँ की हो जाएंगे? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसी से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसी का नाम GMT रखा गया है। अच्छा, ग्रीनविच नाम क्यों रखा गया है? ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूके में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच में एक वेधशाला स्थित है, ठीक है, तो वहाँ से एक पर्टिकुलर जगह अगर देखा जाए तो ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री देशांतर इसी को बोलते हैं, या इसी को माध्याह्न रेखा भी बोल सकते हैं, या इसी को प्रधान यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं, कई नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में GMT या IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कॉन्टिनेंट इसलिए बनाया था ताकि आपको क्लियर हो सके किन किन कॉन्टिनेंट या अच्छा एक चीज़ और, किन किन जो है ओशियंस, किन किन महासागरों से होकर गुजरता है। अगर मैं ओशियन की बात करूं तो सबसे ऊपर देखेंगे आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, और लास्ट में यहाँ पर अंटार्कटिका यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप से भी होकर गुजरता है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप से भी होकर गुजरता है। अगर यहाँ पे मैं कॉन्टिनेंट में अगर एक बात और करूँ तो यहाँ पे अंटार्कटिका से भी जो होता है क्या होता है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये 3 कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई देश को शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे देश है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सब पूरा क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे रहने योग्य जो है क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। तो यूरोप और अफ्रीका जो 2 मेन कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पर पॉपुलेशन भी निवास करती है और रहने योग्य भूमि भी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल आपको देख सकते हैं टोटल 8 कंट्री हैं और 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। और ओशियन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ओशियन से होकर गुजरता है। एक आर्कटिक ओशियन है, दूसरा अटलांटिक है, तीसरा सदर्न ओशियन है। सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी ओशियन जो होता है वहाँ से होकर ये लाइन गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है, किन ओशियन से होकर गुजरता है और किन किन देशों से होकर गुजरता है और इसका काम क्या होता है। जो GMT है, या आपने सुना होगा जो यूके है, यूके में एक स्थान है ग्रीनविच,
वहीं से होकर जो है क्या होती है, एग्जैक्ट लोकेशन जो वहीं से होकर गुजरती है लाइन, इसलिए इसका नाम जीएमटी भी रखा गया है। तो इतना चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी भी देशांतर में बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमने भी देखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किस किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, काम क्या होता है, सारी चीज़ें हमने उसको देख ली। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो कुछ फैक्ट्स हैं लॉन्गिट्यूड से पूछी जाती हैं। पूछ लिया जाता है कि जो दो देशांतर है, एक देशांतर ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया, दोनों देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एरियाज इज कॉल्ड। तो जो इसका एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोल देते हैं हम गोरे नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोरे नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, गोरे। तो दो जो देशांतर रेखे, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, देशांतर जिसे आप बोल सकते हैं हिंदी में, तो उनके बीच के जो एरिया होते हैं उनको हम लोग गोरे बोलते हैं। इतना चीज क्लियर है। अब देखिए मैंने बताया था कि एक यहाँ पे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की अगर मैं दूरी देखूं तो देखिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, इनकी आकृति वर्गाकार है, सेमी सर्कल है, वर्गाकार नहीं सॉरी सेमी सर्कल बोलेंगे, तो अर्धवृत्ताकार है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पर है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं कम होते 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 लास्ट में शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं सबसे ज्यादा इनके बीच की दूरी कितना होती है? तो इसका आंसर आपको सभी को पता होता है, आंसर होता है 111.32 किलोमीटर होता है। इसको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में बताया था, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो विषुवत रेखा होती है, क्या होती है? विषुवत रेखा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा। सूर्य यहाँ पर जो है क्या होता है, पूरे साल भर यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर इक्वेटर लाइन पर। जो इक्वेटर लाइन है यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो दूरी उसका माप किया गया है कितना है? 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा की अगर मैं लंबाई की बात करूं, टोटल लंबाई कितनी है? जो भूमध्य रेखा है इसी को इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। हिंदी में भी याद कर लीजिएगा, भूमध्य रेखा, और हिंदी में विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। इसके जो मैं अगर पूछूं कि जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू भी आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। 40,076 किलोमीटर है। कितना है? 40,076 किलोमीटर है। अब इतना आपको अगर क्लियर हो गया होगा, अब देखिए 40,076 किलोमीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टोटल 360 देशांतर में बटा है। अगर मैं एक देशांतर के बीच की दूरी निकालना चाहूँ, क्या करूँ? इसी में भाग दे दूं, यही तो करूं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की अगर हमें दूरी निकालना है, अगर हम 360 से इसका भाग दे देते हैं तो हमें चलिए अगर मैं बात करता हूं 360 देशांतर जो है, देखिए एक देशांतर मतलब टोटल 360 देशांतर है, 360 देशांतर जो है ये बराबर होगा 40,076 किलोमीटर के। बात तो यही हुई ना। अरे पूरा विषुवत रेखा है भाई, उसका मैंने बताया कि जो यानी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं टोटल ग्रुप पर, तो वही 360 देशांतर बराबर इतना किलोमीटर के हो गया। अगर मैं एक देशांतर का बात करूं तो एक देशांतर का जब बात करता हूं तो एक डिवाइड में आ जाएगा, 40,76 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे 360। जब इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, 111.32 किलोमीटर मिलने वाला है। तो इसलिए सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर जो दूरी होती है दो देशांतर बीच में, सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो ज्यादा दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर ही होती है। ठीक है, और ध्रुवों पर जो होता है शून्य हो जाता है, ध्रुवों पर 0 हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दूरी घटते 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 लास्ट में 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जबकि यही अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, अक्षांश रेखाओं में सभी एक दूसरे, जैसे अक्षांश रेखाएं यही होती हैं, अक्षांश रेखाओं में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर सब में समान होती है, मतलब फिक्स होता है, जबकि देशांतर रेखाओं में फिक्स नहीं होता है। तो इसको कंफ्यूजन को आप लोग मत पालिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल के भी दिखा दिया आपको, तो इतना भी क्लियर हो गया। और साथ ही साथ पृथ्वी जो होती है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है, इसको भी आपको साथ ही साथ याद करना है। 40,076 किलोमीटर जो होता है इसकी जो है लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और
इसी प्रकार से देखिए मैं आपके लिए कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से। ये देखिए इस चैनल पर कोई बकवास नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस केवल पढ़ाई, ठीक है, नो बकवास, ओनली पढ़ाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको क्लास अच्छा लगे, अगर मेहनत लग रहा है कि अब मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। एक क्रांति आने वाली है जियोग्राफी के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँ, ताकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा मेहनत करके कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। हर एग्जाम के लेवल में आप लेवल देख सकते हैं, हायर लेवल तक मैं प्रयास करूंगा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद मेरा सेकंड वीडियो आने वाला है समय का निर्धारण पर, उसको भी आप लोग पूरा देखिएगा। इसके बाद एक मेरा सिलसिला अब लगातार ही चलेगा, डेली मैं प्रयास करूंगा आधे घंटे घंटे का वीडियो डेली अपलोड किया जाए मेरे चैनल पर, ठीक है।